स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। इसमें हमने पहले बता दूं मैं क्या क्या पढ़ेंगे। ये मैंने आपकी बुक भी खोल रखी है, ये खोल रखी है आपकी बुक, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक यही है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ पहले तो, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका CMA फाइनल चल रहा है, ठीक है। CMA फाइनल का मैं लॉ कवर कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये क्लासेस देखते हो और मेरे नोट्स पढ़ते हो जो मैं बना रहा हूँ, मैं नोट्स मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर बनाता हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और एग्ज़ाम में आ चुके हैं, कट टू द पॉइंट। तो आपके 60+ के अप्रोक्स की गारंटी मैं देता हूँ आपको। फेल नहीं होगी लॉ में, ये गारंटी मेरी है। जब मैं CMA फाइनल में था तो मेरे 37 लॉ में 37 मार्क्स आए थे। मैंने जब बहुत ग्रुप दिया था तो मुझे इसी की वजह से रोका गया था। आफ्टर डेट मैंने अगली बार नेक्स्ट अटैम्प्ट में दिया तो 60 थे मेरे, ठीक है। वो मैंने सोचा फिर समझा कि किस तरीके से पढ़ना है लॉ को, किस तरीके से समझना है, क्या लिखना होता है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरी बुक कवर कर रहा हूँ। इसमें न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों हैं, ठीक है। जहाँ न्यू और ओल्ड में डिफरेंस आएगा मैं वहाँ पर कवर करूँगा, मैं अलग से डाल दूँगा कि ये टॉपिक एक्स्ट्रा है या ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बताऊँगा। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से 1 मिनट इरेज कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में या फिर नंबर के बारे में पूछते रहते हैं। 4-5 लोगों को ये है कि कैसे क्लासेस लेनी है, क्या करना है। आप क्लासेस यही देखते रहो। अगर आपको कोई फर्दर इंक्वायरी है, जैसे 9810476031, ये मेरा नंबर है। मैं ना जॉब करता हूँ तो आप इस पर मैसेज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बात करनी है, तो आप कॉल भी कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप मैसेज करें, ठीक है। 9810476031। आप इस नंबर पर मैसेज करोगे तो पूरी क्लास से रिलेटेड क्या हमारा टास्क रहेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से सिलेबस खत्म, ये सारी चीज़ें आप मुझसे वैसे भी पूछना चाहो, डिस्कशन करना चाहो, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे जैसे आपका पेपर निकल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ फाइनल आपका ऐसा कोई से नहीं है। फाइनल मैं बताऊँगा ना निकले, आप स्ट्रेटजी बना के, मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको बस उतना ही फॉलो कर लो, ज़्यादा नहीं है। 15 सितंबर तक ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ये सारी क्लासेस में तेज़ी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है। सैटरडे पूरा यूज कर रहा हूँ, संडे यूज कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। अब चालू करते हैं इस चैप्टर को, अकाउंट एंड ऑडिट। इससे पहले मैं क्लासेस डाल चुका हूँ, वो देख लेना सारी क्लासेस, देन इस क्लासेस को देखना, आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या क्या आया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें। अब तक ये सारी एग्ज़ाम में जो आई हैं चीज़ें बन के आई हैं। देखो हाँ, इस चैप्टर में 2 चीज़ें हैं। इस चैप्टर की बात करें हम, 2 चीज़ें हैं। एक पढ़ने वाले हम अकाउंट्स, एक पढ़ने वाले ऑडिट। अगर क्लास लंबी बनी तो मैं इसे 2 पार्ट में पढ़ा दूंगा। अगर क्लास छोटी रही, जैसे अप्रॉक्स 1 घंटे में हो गया, तो दोनों मेरे हिसाब से तो 1 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 6 पेज की है। और इसके अलावा एग्ज़ाम में बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिकॉज मैं बुक भी कवर करता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 घंटे से ऊपर तो हम देखेंगे, नहीं तो 1 घंटे में हो जाएगा। अकाउंट एंड ऑडिट दोनों चैप्टर इसके अंदर कवर्ड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन से हैं, याद रखने ही रखने हैं। देखो विदाउट सेक्शन फाइनल में आपको नंबर मिलना पॉसिबल नहीं है, इंटर नहीं है, ये फाइनल है। कमी यही रहती है, आप विद सेक्शन के साथ लिखोगे, टीचर के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है। हम जैसे लोग ही, प्रोफेशनल लोग ही चेक करते हैं आपके एग्ज़ाम। जब सेक्शन लिखा रहेगा, थोड़ी सी अपनी भी लैंग्वेज चलेगी तो चल जाएगा, अदरवाइज़ नंबर देना लॉ में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। लास्ट में इसके डिस्कशन करूँगा। मैंने निमोनिक वर्ड भी बनाया आपके लिए, ये याद में कराऊँगा। अगर कांटेक्ट करना हो तो आप कांटेक्ट करना इस नंबर पे, मैं बता दूँगा आपको कैसे करना है, ठीक है। क्या चार्जेस रहेंगे, कैसे रहेंगे। अगर जिसको याद करना है, लॉ याद नहीं होता, लॉ मुझसे याद करना है, मेरे साथ पढ़ना है विद नोट्स के साथ, तो मैं उसके चार्जेस आपको बता दूँगा। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना, उसकी अलग क्लासेस चलती है याद करने वाली, ठीक है। अब क्लास चालू करें, ठीक है।
चालू कर दो। चलो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए। मैंने एक क्वेश्चन डाला आपके लिए, पहला क्वेश्चन ये बुक का ही है, बुक का पोर्शन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लेस जैसे मैंने बनाया वहाँ पे समझा भी दूंगा आपको, ठीक है, दोनों को लेके चलेंगे, बुक और इसको। ये पहला, ये क्या क्यों डाला भैया इस यहाँ पे, प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ होनी चाहिए, प्लेस पूछ रहा है उसकी। ये एमसीक्यू में पूछ लेता है वो। एमसीक्यू में कैसे पूछ लेता है, सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ की। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट पेपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट एट रजिस्टर ऑफिस। जो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस होता है वहाँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या है, जितने भी उसके फाइनेंशियली बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होते हैं डॉक्यूमेंट, वो यहाँ होने चाहिए रजिस्टर ऑफिस में। अगर रजिस्टर ऑफिस में ना हो तो द कंपनी में ऑल्सो कीप ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि कहीं और रखना चाहते हैं, तो इट में भी पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, मेड पॉसिबल? यस इट इज़ पॉसिबल। इन सच ए केस द कंपनी सेल फाइल, बताना पड़ेगा, विद द रजिस्ट्रार, जो आरओसी होता है जहाँ पे हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं, आरओसी ऑफ रजिस्टर सर्टिफिकेट होता है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी की फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। A notice in writing given in the full address of that other places within 7 days of the board decisions। ये देखो आने के लिए 2 मार्क्स में भी आ सकता है और आने के लिए एमसीक्यू में भी दे सकता है, माइट बी पॉसिबल। ठीक है, अब मैं आपकी यहाँ पे बात कर लूँ, बुक पे आ जाता हूँ। अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा था, ये मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और बुक्स बनाना ज़रूरी है। हाँ, बुक्स तो बनानी पड़ेगी ना, जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, आप लिस्टेड कंपनियाँ हो गई, अनलिस्टेड कंपनियाँ हो गई, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, बुक्स बनानी पड़ेंगी, ऑडिट होगी, ये सारी चीज़ें चेक होंगी, आप बुक्स बनाओ। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेफ प्रिविजेशंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन। ये बता रहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है। ऑल सम ऑफ मनी रिसीव एक्सेप्ट द कंपनी मैटर रिलेशंस, तो कोई यहाँ से कुछ आने वाला है नहीं, है ना। ऑल सेल्स परचेज, आपको भी पता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या आएगा, सारी जितनी भी गुड्स सर्विस दे रहे हो, सर्विस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस केस, लाइक डेट, ऐसे बताएगा वो तुम्हें पूरी कहानी। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या कब कब बनाना होता है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर बनाना होता है। तो ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट था, देखो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, मैंने उठा लिया, डाला। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ये हाईलाइट कर लेना भाई, ये हाईलाइट कर लेना, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, घूम फिर के क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से आ सकता है क्या? देखो अभी तक तो यहाँ से कुछ आया नहीं और ना ये इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, ठीक है। बट लॉ पढ़ रहे हो, आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही, बुक्स आपको नॉर्मली रीड करना, जो मैंने बना रखा है यहाँ पे, आप इसको याद करके जाना, आपका काम 100% होगा, ये गारंटी है। अगला टॉपिक मैंने ये डाल रखा है, अगला टॉपिक जब आएगा तो मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, आजकल देखा होगा जितनी बुक्स हमारी बनती हैं वो क्या बनती है, सॉफ्टवेयर बेस पर, सॉफ्टवेयर बेस में बनती हैं, सॉफ्टवेयर बेस में बनती हैं। जैसे हम बुक्स अपनी बनाते हैं, मान लो टैली पे बना ली, आज की डेट में जो चल रहे सॉफ्टवेयर सैप हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जितनी भी हैं वो सैप का काम कर रही हैं, तो हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनानी होती है, ये सॉफ्टवेयर क्या कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ये जो हम पहले हार्ड कॉपी में ना, अब सॉफ्ट में रखते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उनको सॉफ्ट में रखते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रिमेन एसेसिबल इन इंडिया सो एज ए यूनिवर्सल सब्सिक्वेंट रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको वो कहानी बताएगा क्या होता है, कैसे होता है। एक बार जस्ट गो थ्रू, रीड पर्पज से आप क्या करो, जैसे आप मेरी क्लासेस तो देख ही रहे हो, बुक्स को, इंस्टीट्यूट की बुक को सामने रखो, जहाँ मैं हाईलाइट करा रहा हूँ वहाँ हाईलाइट कर लिया करो, ठीक है। मैं रहे वो मेरे नोट्स की बात, वो मैं आपको दे दूँगा, आप व्हाट्सअप नंबर, मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आप उस पर व्हाट्सअप कर दो, आपको नोट्स चाहिए होंगे मैं नोट्स दे दूँगा, बुक्स चाहिए होंगे, याद करना है तो मैं याद करवाऊँगा आपको, जो चीज़ मुझे याद करवानी है एक्चुअल में पेपर में आएगी, ठीक है।
प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिलेशन टू द ब्रांच ऑफ अ कंपनी। ये अब ब्रांच है, मान लो कोई कंपनी की ब्रांच है, हर कंपनी की ब्रांच होती हैं बहुत सारी, तो उसके केस में क्या करना है, कैसे करना है, तो प्रॉपर बनने चाहिए उनके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिलेशन टू ब्रांच ऑफ अ कंपनी। लाइक जैसे थोड़ा सा पढ़ लो, वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच इन ऑफिस इंडिया और आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन effected at branch office may be kept at the branch office. Providing proper summarized return periodically must be sent to the branch office to the company at register office। मैंने जितनी चीज़ें बताई आपको ये रजिस्टर ऑफिस में होनी चाहिए। और अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, जो कि 7 दिन के अंदर उससे हमें किसको बताना होता है, ROC को, कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ रख रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट आ गया, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट आ गया, ठीक है, देख लेते हैं भाई। टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो सीरियस होके थोड़ा सा, ये चीज़ें मैंने वहाँ डाली हुई हैं, देखते हैं वहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ये डाली हुई हैं, हाईलाइट करा हुआ है। पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट, मतलब चेक कौन कर सकता है बुक्स को, ठीक है, ये सेक्शन ये बताता है। सेक्शन याद करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, जो सेक्शन याद करने हैं वो मैं बता दूंगा, वो मैं ऊपर डाल चुका हूँ। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट, कहाँ होगा, एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सच अदर प्लेस इन इंडिया बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ये चीज़ याद रखना, किसी भी टाइम पे नहीं कर सकते इंस्पेक्शन। अगर आपको कोई इंस्पेक्शन करनी है, चेक करना है, तो आप देखो, आप सोच रहे हो तो किसी भी कंपनी में छापा मारते हैं, कभी भी जा सकते हैं। यहाँ आगे चल के पता चलेगी तुम्हें चीज़ें, ऐसा नहीं है। आपको अगर इंस्पेक्शन करना है तो आपको बिजनेस आवर्स के अंदर इंस्पेक्शन करना है। बिजनेस आवर्स, कोई कंपनी रात में भी खुलती है तो रात में भी हो सकते हैं, मॉर्निंग में खुलती है तो मॉर्निंग में भी हो सकते हैं। बिजनेस आवर्स होने चाहिए, मतलब उसका नियम कानून के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग। द कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट। द कंपनी शैल प्रोड्यूस, कंपनी क्या करना पड़ेगा, शैल प्रोड्यूस सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये भी MCQ। अच्छा भैया, पेपर में क्वेश्चन क्या आएंगे, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे अभी दिखाएंगे आपको, आगे हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मेन है। ये देखो मेरे एग्जाम में, हर किसी के एग्जाम में घूम फिर के अगले 2-3 अटैम्प्ट में बार बार आता रहता है। पीरियड और मेंटेनेंस, कितने साल तक हम रख सकते हैं उस बुक्स ऑफ अकाउंट को, कितनी साल तक हमें संभाल के रखना पड़ता है, कि जैसे जो भी हमने, मान लो हम तो 100 साल के डॉक्यूमेंट थोड़े रखेंगे अपने पास, क्या करते हैं इस केस में। तो ये रीड के लिए अच्छा है, और यहाँ से 1 नंबर का MCQ चांस है। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने यहाँ डाले हैं वो छोड़ के जाने नहीं है बिल्कुल भी। देखो भाई, द बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी कंपनी टुगेदर विद द वाउचर्स रिलीवेंट टू एनी एंट्री इन सच books of accounts shall be kept in good order by the company for a minimum period, कितना होना चाहिए, 8। मैंने यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है आपको। ईयर इमीडिएटिंग प्रीसीडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर वेयर द कंपनी हैड बीन इन एक्सटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ लेस दैन 8 years इट शैल बी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन रेस्पेक्ट फॉर ऑल सच प्रीसीडिंग ईयर इन गुड ऑर्डर। मान लो कोई कंपनी ने कम समय तक ही किया तो उतने समय तक मेंटेन करो। वेयर द इन्वेस्टिगेशंस हैज़ बीन ऑर्डर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डेट बुक्स ऑफ अकाउंट में कैप्ट, देखो कौन ले जा सकता है, अगर किसी ने परमिशन दे दी, इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हैज़ बीन ऑर्डर रिक्वेस्टेड बाय द कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट डेट द बुक्स ऑफ अकाउंट में कैप्ट फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज इट मे बी फिट, ठीक है। ये हो गया, मिनिमम तो रखना ही है आपको 8 साल तक। द बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी कंपनी टुगेदर विद द वाउचर रिलेटेड, जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं, सेल कैप्टन गुड ऑर्डर बाय द कंपनी मिनिमम 8 years। उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास है। ये हुआ आपका MCQ पर्पज़ के लिए। प्रोविज़न क्या है, पर्सन रेस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस ऑफ पेनल्टी, क्या पेनल्टी लगेगी, ये कोई देखो कौन
किसके ऊपर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी चला रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ही है भाई, उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, है ना। CFO हो गया, एनी अदर पर्सन हु चार्ज बाय द बोर्ड, क्या पेनल्टी है, ये पेनल्टी है इसकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से ही करते हुए चलना है, कूड़ा कबाड़ा नहीं मचाते हुए आगे बढ़ते हुए, ठीक है। देखो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन जो किया है ना इस सेक्शन के अंदर किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कंपनियों को क्या क्या बनाना पड़ता है, हर कंपनी के अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो आता है, देखो कैश फ्लो हो गया, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये मेनली तो यही होता है, ठीक है। बाकी अदर अलग कंपनी जितनी भी हैं उनको अपने अपने केस में अलग अलग देना पड़ता है, पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें आती हैं, और भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला, अगर क्वेश्चन कोई डाल दे आपसे, The above provision relating to the form and content of financial statement shall not apply to following companies। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर वो अप्लीकेबल नहीं हुआ, ये अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। बैंकिंग कंपनीज अकॉर्डिंग बनाएंगे। कंपनी इंगेज इन द जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी which a form of financial statement has been specified in or under the act governing a such class of, ये जितनी भी स्पेशल कंपनी होती है ना एक तरीके से, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पे सबमिट करने बनाने वो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जितनी भी स्पेशल कंपनी, मैंने पहली क्लास में थोड़ा सा स्पेशल स्टेचुरी कंपनी के बारे में आपको बताया था। स्पेशल एक्ट के अंदर जो रजिस्टर होती है, इंश्योरेंस का अपना एक एक्ट है, बैंकिंग कंपनी का एक अपना एक्ट है, ठीक है। इसलिए इफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर आर नॉट मेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू फेयर ऑफ व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये पढ़ लेना। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में अपना एक्ट बता दिया उसने, ये सबके अपने एक्ट हैं, इसलिए इन्हें नहीं बनाना पड़ेगा। लेइंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग, एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर सच मीटिंग्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जितनी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब वहीं जाके बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। आप फाइनल लेवल पे पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना, एक एक चीज़ आपको सिर्फ देखो, यहाँ नॉलेज भी लेनी है और एग्ज़ाम पास भी करना है। लोग नॉलेज तो ले लेते हैं, देखो होता क्या है, हर कोई CMA क्यों नहीं बनता, हर कोई CA क्यों नहीं बन पाता। लॉजिक ये है कि पढ़ते वो सब सेम है, पर एग्ज़ाम में क्या आने वाला भाई, आपको लॉजिक उसके हिसाब से सोचना है कि एग्ज़ाम में भी क्या आने वाला। नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज भी आप लो, नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहो, नॉलेज आपको बाद में भी मिलती रहेगी, पढ़ते रहोगे, बट आपको ये भी फोकस करना है कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। एक स्मार्ट बच्चा भी तो बनना है। आप पढ़ लो पूरा, पेपर में आपको कुछ नहीं आ रहा, फ़ायदा क्या है ऐसे पढ़ने का, समझे। 400 घंटे की क्लास आप देख लेते हो, SFM, डायरेक्ट टैक्स, पेपर आता है 5 या 6 पेज का, समझे। पढ़ो आप 400 पेज, 400 घंटे पढ़ो, 800 घंटे पढ़ो, 1000 घंटे पढ़ो, पर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए भाई, आपको अप्रोक्स पता होना चाहिए, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रोक्स पता होना चाहिए पेपर में आने क्या वाला है। और आपके 50 से 60 नंबर नहीं आ रहे ना, तो आप बहुत तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, स्ट्रैटेजी चेंज करो। स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी है, तब जाके एग्ज़ाम निकलेंगे आपके, ठीक है। लॉ में बता रहा हूँ, जैसे जैसे कर लेना उसमें ही हो जाएगा। डिविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे एक बार देखते, बस रीड कर लेना, ये भी रीड कर लेना, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन आने वाला है बढ़िया से, ये मैंने डाला हुआ है, ये 1 नंबर की यहाँ से रिपोर्ट के लिए आ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट्स, यहाँ पे साइनिंग के लिए आ जाता है, MCQ आया था, ठीक है। सारे जितने भी फाइनल के आपके पेपर हैं सब कुछ निकाल रखा है मैंने, ठीक है, सही से इज्जत के साथ डाले हुए हैं। देखो देखो, जो मैंने क्वेश्चन डाला है इसको याद करने का तरीका भी डाल दिया है, अभी बता रहा हूँ मैं।
ये देखो, ये आपको जो MCQ में आ सकता है, यहाँ दे रखना, मेरे को दे दिया था उसने MCQ में क्या 1% कंपनी पे कौन साइन करता है। 1% एक कंपनी है, ठीक है, इसकी बोर्ड रिपोर्ट पर साइन पूछ लिया था उसने MCQ में। यार जब मैं MCQ दूंगा, आपको MCQ बना रखे मैंने, जब मैं दूंगा तो मैंने ये सारी डीप जितनी चीज़ें डीप में हो सकती हैं MCQ में डाला है। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ो बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी इतनी चीज़ें देख लो, बस क्लास देख लो, हो जाएगा। द साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एनी एनेक्सर देयर टू शैल बी साइंड बाई इट्स, कौन करेगा? चेयर। ये 1% के लिए नहीं बता रहा हूँ, अभी ध्यान रखना। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ is authorized by the board where he is not authorized, तो कौन करेगा? shall be by signed by at least 2 director, one of whom shall be managing director, और कौन कौन से डायरेक्टर होने चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, और by a director where there are 1 director। ये आपको वहाँ पे पता क्या करेगा? CFO मैनेजमेंट, CFO डाल देगा, MD डाल देगा। तो ये MCQ मैंने कवर करे वो सही से इज्जत के साथ, आपको याद रहेगा सबके बारे में बोर्ड रिपोर्ट में क्या है, ठीक है। पढ़ना है आपको ढंग से, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये यहाँ पर दे दिया ना इसने, देखो यहाँ दिया है चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी वेयर इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड बाय 2 डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वेयर इज ही इज अपॉइंटेड, अगर अपॉइंट किया गया है तो, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी वेयर ही इज अपॉइंटेड। इन केस ऑफ 1% कंपनी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाई ओनली 1 डायरेक्टर फॉर सबमिशन ऑफ द ऑडिटर फॉर द रिपोर्ट। अब ये यहाँ इसने मुझे फंसा लिया था, समझे? इस पॉइंट पे उसने क्या करा था? फंसा लिया था। जब 1 नंबर का क्वेश्चन दिया उसने इस पॉइंट पे फंसा लिया था। हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है, हाईलाइट कर लो। अब पढ़ते हैं ये, देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। वैसे 4 नंबर का नहीं आना चाहिए, आना 14 का चाहिए, बट 4 नंबर में डाल दिया था तो हम क्या कर सकते हैं। इस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो ऊपर है क्वेश्चन देखो, याद कैसे करना है वो भी देखो। ये तो मैंने डाल दिया, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी द कंटेंट इन डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो ये डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है? ये इस सेक्शन के अंदर डिफाइन है। याद रहना चाहिए किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है। और ये देखो ऊपर डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये यहाँ से शायद कॉपी पेस्ट करने में क्या गलती हुई है, कुछ क्या है, ये सेक्शन कौन सा दिखा रहा है अपना? एक मिनट, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट तो मेरा तो यहाँ पर देखो सेक्शन ये रहा, सेक्शन यही है, ठीक है, ये वाला 1 सेक्शन 134 सब सेक्शन 5। इसके बारे में डायरेक्टर रेफर किस सेक्शन के अंदर कर रहा है? ये इसके अंदर कर रहा है। तो आपको लिखना इस तरीके से पड़ेगा, है ना। अब ये देख लो, क्वेश्चन पढ़ लिया, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये घूम फिर के आते रहते हैं। अब इसका क्या हुआ, पहले इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले आप समझो ये होता क्या है डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है कंपनी के अंदर, वो सोचना है बस आपको। देखो अगर आप डायरेक्टर बना दिए, मान लो MD बन गया, MD की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करूँ, आपकी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप का ख्याल रखना, ठीक है, अच्छे काम करना, पढ़ाई करना, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो जो चीज़ें आती हैं। ऐसे ही अब डायरेक्टर है, डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर है, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो हमें डिफाइन करनी है पॉइंटों में। पहले तो ये इसने फालतू की कहानी लिखेगा थोड़ी सी, ये लिखने देते हैं इसे। द बोर्ड रिपोर्ट इंक्लूड द वेरियस सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स वन ऑफ विच डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये हर रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज अ न्यू टॉपिक ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट रेफर टू इन सेक्शन तो ये है CBA शैल बी स्टेटेड। क्या क्या है?
अब आपको देखो इसका जो निमोनिक मैंने बनाया, निमोनिक मतलब याद करने का तरीका मैंने बनाया, ये पॉइंट बनने थे, मैंने ये बना दिया। अब मैंने बना दिया CAG गैस और कैप। अब ये कैसे याद होगा, कैप और गैस, कैप और गैस याद हो गया मान लो, तो मेरी ये पूरा डायरेक्टर 4 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया। अच्छा आप कहोगे गैस और कैप, कैप और गैस तो मैं 2 मिनट में याद कर लूँगा, है ना। यही आप सोच रहे हो 2 मिनट में याद हो जाएगा, 2 मिनट में याद नहीं होगा, है ना, सोचना भी तो है। क्या हो गया, 1 मिनट दे दीजिए। क्या में क्या दिक्कत हो गई, 1 मिनट बस। ठीक है, मिटेगा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगी बाद में देखेंगे, पेन ही ले लेते हैं। सुनो, अब मैंने इसका थोड़ा सा सोचा, मैंने अपने टाइम पे सोचा था, देखो डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट तो डायरेक्टर से रिलेटेड ही पॉइंट होंगे, तो मैंने डी को थोड़ा अलग कलर दिया है। आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ये डी को मैंने अलग कलर दे दिया। जितने भी डायरेक्टर बनते हैं उनकी एज आप देखोगे, हालांकि कोई डायरेक्टर देखेगा तो बुरा नहीं मानना, ये फ़नी पर्पज से बता रहा हूँ। जितने भी डायरेक्टर के क्या होते हैं, जो बड़े लेवल पहुँच जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, तो वो क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं, ठीक है, कैप लगाते हैं। और मोटे मोटे से होते तो क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो कैप गैस मैंने इस तरीके से इसको बनाया, कैप गैस। अब कैप गैस में कैसे ये याद हो जाएगा, अब देखते पॉइंट पढ़ते हैं। ये मैंने एस से रिलेटेड पॉइंट बनाया, डायरेक्टर स्टेटमेंट, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। तो डायरेक्टर की पहली जिम्मेदारी है इन अ प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। देखो जितने भी एनुअल अकाउंट्स बनते हैं ना, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल है भाई हर चीज़ के लिए। एनुअल अकाउंट्स द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको याद रखने के इसमें स्टैंडर्ड की बात कर रहा है ये। डायरेक्टर देखेगा रिपोर्ट को कि उसने जो अकाउंट बनवाए थे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ये उसे फॉलो करवाना अपनी टीम से। इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ बीन फॉलोड अलॉन्ग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिलेटिंग टू मटेरियल डिपार्चर्स। अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैंने एस से मैं याद रखूँगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या एनुअल अकाउंट्स के अंदर। पहला पॉइंट मुझे ऐसे याद हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे मैं जाता हूँ, दूसरे पॉइंट पे मैं बात करूँ। दूसरा पॉइंट है डायरेक्टर। अब यहाँ से सारे डायरेक्टर से रिलेटेड आएंगे। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डायरेक्टर हैड सेलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसी, अप्लाइड देम टू कंस्टेंटली एंड मेड जजमेंट। देखो पॉलिसी, अकाउंटिंग की पॉलिसी कई सारी पॉलिसी होती हैं, है ना। आप कोई भी, आप एक्रूरल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, कौन सा मेथड आप चार्ज करोगे, ये आपको लिबर्टी है। आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नहीं ले रहा वो, नहीं लेना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। द डायरेक्टर सेलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अप्लाइड देम टू कंस्ट्रक्टिवली मेड जजमेंट। द एस्टिमेट डेट आर रीजनेबल। आप बोलोगे भैया इतना बड़ा पॉइंट कैसे याद होगा, अपने आप याद होगा। 10 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद होगा। ए आ रहा ना इसमें, इसका मतलब है अकाउंटिंग पॉलिसी। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक जजमेंट देना पड़ेगा जिससे क्या उसका ट्रू एंड फेयर व्यू निकले, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी ये याद होंगे, 3-4 बार में याद होंगे, पहली बार में याद नहीं होगा। तुम सोचो पहली बार में याद हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में करते हैं काम, ज़्यादा नहीं, 6 पेज हैं, इनफ है। द डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस safeguard assets of the company and preventing and defecting fraud other irregularities। P से क्या बनेगा इसमें, प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर। डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर हैड टेकन प्रॉपर सफिशिएंट केयर। जितने भी उसने अकाउंट्स और मेंटेन बनाए वो थेफ्ट ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, वो क्या करेगा, टेक केयर करेगा। प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर
फॉर मेंटेनिंग और एडुकेट अकाउंटिंग रिलेशन, ये सारी चीज़ें 3 या 4 बार पढ़ोगे आपका काम अपने आप याद हो जाएगा। ये लाइन MCQ में 2 बार पूछी गई है, ये वाली लाइन दिखाऊंगा, नीचे डाला भी है, 2 बार पूछी गई है। द डायरेक्टर हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न, तो मैंने यहाँ पे जी बनाया तो मीन्स गोइंग कंसर्न, डायरेक्टर किस बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं या डायरेक्टर क्या सोचते हैं, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए गोइंग कंसर्न बेसिस पे, मतलब हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये सोच रहे हैं। ये लाइन पे कैसे क्वेश्चन बनाता है वो एग्जामिनर देख लो एक बार। वो क्लास तो लंबी जाएंगी बट मज़ा आएगा तुम्हें, तो पेपर देने बैठोगे ना तो लगेगा। देखो 2 बार क्वेश्चन आया, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स में आया, डायरेक्टर हैड प्रिपेयर्ड एनुअल अकाउंट्स इन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ऑन अ बेसिस गोइंग कंसर्न बेसिस। फिर एक MCQ में भी आया है एक पेपर में, द डायरेक्टर हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स इन डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ऑन एन, किस बेसिस पे, गोइंग कंसर्न बेसिस। समझ में आ रहा है? जब मैं MCQ कराऊंगा तो और अच्छे से कराऊंगा आपको ये सारी चीज़ें, बट मेरा डायरेक्टर स्टेटमेंट रिपोर्ट कैसे याद होना चाहिए भाई, डायरेक्टर के बाल उड़ जाते हैं वो कलर लगाते हैं कैप, कैप से क्या और वो मोटे से होते हैं तो उनमें बनती है गैस, कैप गैस। C से क्या बनेगा याद हो जाएगा, A से क्या बनेगा याद करेंगे, P से क्या बनेगा याद करेंगे, G से क्या बनेगा गोइंग कंसर्न। G तो गोइंग कंसर्न दिमाग में डालो, 2 A आ रही हैं तो उससे दिमाग में बैठाना भी है, एनुअल अकाउंट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। P से प्रॉपर एंड सफिशिएंट, अभी आ जाओ सब याद हो जाएंगे ये, 5 बार पढ़ोगे क्यों नहीं याद होगा, सब याद होगा। ठीक है, मुझे भी मेरी थ्योरी भी तुमसे बेकार होगी शायद, याद नहीं होती थी मुझे, बहुत अच्छे से याद हुई। द डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी हैड लेट डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, डायरेक्टर काम क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल, हमारे फाइनेंशियल में अच्छे होने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अंदर जो सिस्टमेटिक तरीका है, जैसे ये बिल चेक करेगा, इसके बाद ये चेक करेगा, इसके बाद ये चेक करेगा, ताकि कोई गलती ना हो, ये एक प्रोसीजर, उसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। तो ये बनाया C से, आपको याद बनाना बस खाली कंट्रोल से याद रखना है। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी भी लिस्टेड कंपनी है तो इंटरनल कंट्रोल क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। A बना दिए यहाँ पे। A से क्या है, द डायरेक्टर हैड डिवाइस प्रॉपर सिस्टम टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉ एंड दैट सच सिस्टम वर एडुकेट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एडुकेट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली लाइन याद रहेगी तो आप इस लाइन को ईजिली लिख पाओगे। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपको याद करना, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप इस तरीके से याद करोगे याद हो जाएगा आपको, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। ठीक है, जो एग्जाम में आए वो क्वेश्चंस हैं पहले थोड़ा सा उन्हीं पर डिस्कस कर लें, फिर अकाउंटिंग में जो आपको चल रही है बुक वाले उससे डिस्कशन कर लेंगे। अगला टॉपिक ये है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपको ऑडिट के बारे में तो पता ही है, ऑडिट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ऑडिट कितनी तरह की होती हैं। आप एक इंटरनल ऑडिट होती है और एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिट करते हैं, वो उनकी अलग ऑडिट होती है। जो आपने सेकेंड ग्रुप में पढ़ा होगा ऑडिट के बारे में, वहाँ पे अपने टाइप्स पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन हैं, ये हैं, अभी डिस्कशन करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, ये बना रखा है, ये सारा यहाँ पर लास्ट में निधि कंपनी पे ख़त्म कर रहे हैं। अब क्लास लंबी जा रही, कोई बात नहीं, देखते रहना। बुक पे आ जाओ, बुक पे आ जाओ अपनी। ठीक है, बुक पे आ जाओ। द बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ OPC, in case of 1% company, the report of board of director to attach to the financial statement under this section shall be in report containing explanation। ये सब कुछ दे रहा है वो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। क्वेश्चन हमने ये पढ़ लिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट पढ़ लिया, कौन चेयरपर्सन करेगा, अगर नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर करेंगे, और बाकी कोई दिक्कत होगी तो इनके ऊपर पेनल्टी ठोक दी जाएगी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा, बट इसका एक सेपरेट चैप्टर है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर में यहाँ इस वाले चैप्टर में कवर नहीं किया, इसे अलग से पढ़ाऊँगा मैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया मैंने इसके बारे में, क्योंकि इसका एक अलग से चैप्टर है, तो मैं वहीं पढ़ाऊँगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे ठीक है, देखो अब एक तरीके से अकाउंटिंग वाला तो काम हो गया। 1 मिनट रुकना, एक एक मिनट और दो। देखो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला, मतलब एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, अकाउंट एंड ऑडिट, और ऑडिट चालू हो गई, ठीक है। अकाउंट में वही था, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है आपका, मैंने डाला भी हुआ है और एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा भी हुआ है। एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा हुआ वो क्वेश्चन तो मेरे को नहीं मिला, बट मैं देख रहा था पास्ट ईयर में, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया था उन्होंने, केस स्टडी टाइप बड़ा सा, फिर वो आपसे पूछता है। पहली बात तो इसका सेक्शन आपको याद रहना चाहिए। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 केम इनटू द फोर्स। ये कहानी याद नहीं करनी है, मेरे को मुद्दे की बात करनी है, पेपर में क्या आना है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, किस कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है। पहली बात ध्यान रखना, एवरी लिस्टेड कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है, सीएमए भी कर सकते हैं, सीए कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, और कोई प्रोफेशनल और अदर प्रोफेशनल वो भी कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट एवरी लिस्टेड कंपनी उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बी पॉइंट इसका, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक कंपनी थी, ऐसे ऐसे करके घुमाएगा वो आपको, उसका टर्नओवर ये है, उसका ये है, उसमें से एक आप कोई भी पॉइंट दे देगा, फिर वो आपसे पूछता है पेपर में। ये देखो, द पेड ऑफ शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जो कि पब्लिक तो है, दो तरह की कंपनियां होती हैं, ये चीज़ आपको बताई थी मैंने। अभी लिस्टेड में और अनलिस्टेड में बात कर लूँ, ये आपको पता होगी अगर पुरानी क्लास देखी तो। लिस्टेड कंपनी एक होगी, अनलिस्टेड, और हैं ये पब्लिक, जिनके मार्केट में शेयर लिस्ट हो रखे हैं, सेबी के पास रजिस्टर है, LODR इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। पढ़ेंगे, सेबी एक चैप्टर है, जब आपको धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अनलिस्टेड कंपनी हो गई जिनके शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते, तो वो कह रहा है एवरी लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल है ही है। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसमें कंडीशन बता दी उसने 4। पहली कंडीशन, पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दूसरी कंडीशन, टर्नओवर होना चाहिए 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो मैंने याद करा, पहले 50 फिर 200। आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग बैंक्स पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 100। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर्स। ये आपने अगर याद कर लिया, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लोन, टर्नओवर और ये पेड ऑफ शेयर कैपिटल, तो बहुत आसान है। 25, 50, 100, 200, बस। अब 25 क्या था, 50 क्या है, 100 क्या है, 200 क्या है, याद हो जाएगा। 25, 50, 200। समझ में आ गया।
भाई मैं तो ऐसे ही याद करता था और ऐसे ही याद करके पेपर में लिखा है, अच्छे नंबर आए हैं और आपको भी बता रहा हूँ नंबर अच्छे आएंगे आपके। अब बात करता है प्राइवेट कंपनी की, ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। एवरी प्राइवेट कंपनी टर्नओवर 200 करोड़ और मोर प्रोसीडिंग फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 100, यहाँ पे 100 और 200, इसके लिए प्राइवेट के लिए तो मैं तीनों चीज़ बना लेता। लिस्टेड ओके लगेगी इंटरनल ऑडिट, अनलिस्टेड के लिए 25, 50, 100, 200, प्राइवेट के लिए 100, 200, खत्म हो गया यार। बस अंदर की चीज़ें याद है तो लिख दोगे, नहीं याद होगी और वो क्वेश्चन ऐसा बना कर देगा कि लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो क्वेश्चन देगा आपको। लैंग्वेज हम क्वेश्चन से लिखते हैं, ये सब हमने पीछे सीख ही थी सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट है ये, हु इज़ इंटरनल ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी होगा वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन करा लो, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। इंटरनल ऑडिट मैंने बता दिया आपको। डिस्क्वालिफिकेशन में मैं बताता हूँ क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट क्लास जाएगी। मैं आपको एक चीज़ करा देता था, एक क्वेश्चन कराने का मन था मेरा एक और, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी टॉपिक को, नेक्स्ट क्लास में कल। जल्दी चलना यार ऊपर, ऐसे नहीं आएगा। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन कराने का मेरा मन है, याद कराने का। 2 ही क्वेश्चन मैंने इसकी वो बनाई निमोनिक, बाकी सबके मेरे पास हैं। एक तो मैंने याद कराया कैप और गैस से, ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी 134 सब सेक्शन 5 है, बट ये स्टेट है 134 सब सेक्शन 3 के अंदर। सी से कंट्रोल हो सकता है, ए से एनुअल अकाउंट मान लो, पी से जी से गोइंग कंसर्न मान लो, ए से तुम जो 2 वर्ड हैं ए से जो मानना मान लो, ठीक है। पी से मान सकते हो प्रॉपर, और एस से भी क्या था याद कर लेना, ठीक है। ऐसे याद हो गए थे तरीके से, जो 1-2 बार रिवाइज, 1-2 बार याद करोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, एक्स एलटीडी अपॉइंटेड सीए इनोसेंट, सीए है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनोसेंट है बेचारा, एज ए स्टेचुटरी ऑडिटर है वो। स्टेचुटरी ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकते, हम कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड नहीं है, ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट जिसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, हम प्रैक्टिस में जाना चाहें तो हम वो जा सकते हैं। मोस्टली जॉब में जाते हैं, आप जॉब में जाओ, जॉब में जा सकते हो, उसमें जाना चाहते हो प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस में भी जा सकते हो, ठीक है। फॉर अ कंपनी फॉर अ करेंट फाइनेंशियल ईयर, further the company offered him to services of actuarial, investment advisory, investment banking, which was also approved by the board of director। पहली बात तो मेरे को देखो आंसर इसने खुद ही दे दिया है ना। एक सेक्शन है जब हम इसमें पढ़ेंगे, स्टेचुटरी ऑडिट का काम होता है कंप्लाइंसेस को चेक करना, सही तरीके से इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी थी कि नहीं करी थी। वो खाली तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने नहीं आएगा, और वो बेचारा शरीफ था तो इन्होंने क्या करा, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनवा लिए, उससे एडवाइस भी ले ली। ये सब चीज़ें वो अगर करेगा तो वो डिस्क्वालीफाइड तो वैसे भी हो जाएगा। जब डिस्क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऊपर एक पॉइंट है, तो ये देखो, सर्विसेज नॉट टू बी रेंडेड बाई ऑडिटर, सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, मैंने बनाया राम, हमारा सीए क्या है, इनोसेंट है बेचारा, राम की तरह दिखता, शरीफ है, राम जैसा, राम प्रभु राम जी की तरह। DI आप अपने आप लगा लो, राम DI, ठीक है। अब आपको अपने आप याद होने लगेंगी ये चीज़ें। सर्विसेज, सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडेड बाय ऑडिटर, एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, ये पूरी कहानी बताने लग गया, ये कहानी लिख देना ऑडिट कमेटी। ये अगर वो सर्विस कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, लाइक दैट
अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है आपकी, ए से अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है, अकाउंटिंग एंड बुक्स कीपिंग बना रहा है। इंटरनल ऑडिट वो नहीं कर सकता, अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता आपकी। डी से भाई आपकी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आपके लिए कोई भी डिज़ाइन सिस्टम नहीं बनाएगा, DI सिस्टम नहीं बना के दे देगा आपको। तो DI यहाँ से आप DI का यूज कर सकते हो, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक्चुरियल सर्विस नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकता, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकता, मैनेजमेंट सर्विस नहीं दे सकता आपको, एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस एज में बी प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 144। ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता। वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसका काम है बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना, कंप्लायंसेस को चेक करना, अगर कोई गलती है तो उसको रिपोर्ट में लिखना, बताना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस केस में आंसर लिखने का तरीका क्या रहा, आपको ऐसे लिखना है, फर्दर सेक्शन 143 सब सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर। मैंने डिस्क्वालिफिकेशन अभी आपसे डिस्कस नहीं की हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब दोनों क्लास में रिकॉर्ड कर दूँगा प्रॉपर, तब आप देख लेना फर्स्ट एंड सेकेंड। हु इज़ इंगेज एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टिंग स्पेशलाइज सर्विस, उसके स्पेसिफिक लिखा रहता है ये सारी चीज़ें। मैं तो यहाँ पे लिखता था इन दिस गिवन केस, देखो ये मेरी लाइन उसने लिखी है, ये मैं स्टार्ट करता था इन द गिवन केस, और क्वेश्चन की पूरी हेल्प लूँगा यहाँ से। सी इंस्योरेड बाई अपॉइंटेड एज ये ऑफर, ये कहानी लिख दिया, तो वो नहीं कर सकता। द ऑडिटर इज एडवाइज नॉट एक्सेप्ट द सर्विस एज द सर्विसेज आर स्पेसिफिकली नोटिफाइड द सर्विसेज नॉट टू बी रेंडेड एज द ऑडिटर एज पर सेक्शन 144। अच्छा, अगर आपको किसी को क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं होता, ये पॉइंट याद नहीं होते, मान लो ये वाले राम दी आई वाले, तो उसने खुद दिए थे पॉइंट क्वेश्चन के अंदर, हिज सर्विसेज ऑफ एक्चुरियल, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, 3 पॉइंट तो उसने यहीं दे दिए, 3-4 पॉइंट वहीं मिल गए, हमने आंसर लिख दिया, हो गया क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से याद करना है, आपको पूरा याद होगा, ठीक है। मैं इस क्लास को भी नेक्स्ट में भी क्लास में ऐड करूँगा, याद करवाऊँगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर लॉ के लिए, ये मैं फाइनल एक्सक्लूसिव पढ़ा रहा हूँ, इसमें सारी डिटेल होगी, जिसको याद नहीं होता उसके लिए अलग से क्लासेस में, याद करने वाली क्लासेस लाइव में याद कराऊंगा, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय बाय, टेक केयर।